उसी से ज्वाइन करना, तो तभी अटेंडेंस कैप्चर हो पाएगी, और आपकी अगर अटेंडेंस कैप्चर हो पाएगी तो आगे जाके आपको जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे, स्कॉलरशिप वगैरह कुछ आती वाती जो भी रहती है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें जो 3 टॉपिक है हमारे पास, 3 टॉपिक मेजरली कौन कौन से हैं? टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल्स, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरा टॉपिक है अपना मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम से तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, और खैर इससे भी ना आए, लेकिन ये जो तीनों टॉपिक है इनका एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में काफी ज्यादा है। टेंजेंट नॉर्मल का आप जानते ही, कोनिक सेक्शन में भी हमने देखा था, कोनिक सेक्शन में पिछले 2 क्लासेस में कि कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालते, तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए फंक्शन में वन वन फंक्शन को चेक करना है, या फिर किसी और भी किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ग्राफ प्लॉट करने में मेरे को आसानी देती है। सेम वे विद द केस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। इन तीनों का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे कि जितने भी जेई के एडवांस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इनका यूज दूसरे क्वेश्चन में हुआ है, इसलिए इनके कंसेप्ट को हमें बहुत क्लियरली समझना है। और देखो अब ऐसा होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अब उसमें एडवांस में सब तरह के पीवाईक्यू आते हैं। अगर मान लो मैं बात करूं, आपको मैं इसकी पीडीएफ भी अगर शेयर करूंगा पिछले 10 साल के पीवाईक्यू की, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन मीडियम होंगे, कुछ ही क्वेश्चन इजी होंगे। तो अभी हमें ये जज नहीं करना है कि भाई क्वेश्चन टफ है तो हो नहीं रहे तो हमारा टॉपिक वीक है, नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, ताकि इसका यूसेज अगर कहीं पे हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शन का क्वेश्चन आया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, फिर एप्लीकेशन और किसी का भी क्वेश्चन आया, वहां पे अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है बीच में कहीं ना कहीं, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और मान लो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे आज के लेक्चर में कि इन तीनों के जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है, उनको कवर कर लें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी बन जाए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके पहले हमने 2 क्लास में कोनिक सेक्शन कवर किया था, आज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल से। फटाफट मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा दूंगा, थ्योरी और इलस्ट्रेशन बेसिक, फिर लास्ट में अगर आज टाइम मिल गया तो पीवाईक्यू करा दूंगा, टाइम नहीं मिल पाया तो कल एक क्लास ले लूंगा जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाकी सबके पीवाईक्यू करा दूंगा। आज थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करना है और अच्छे इलस्ट्रेशन हमको समझना है। पीवाईक्यू अगर करा पाए तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ पीवाईक्यू घर पे ट्राई कर लेना। अब टेंजेंट नॉर्मल वैसे तो मेंस में हट गया था, लेकिन एडवांस में तो आएगा ही सही, और इसका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर में भी काफी है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी फंक्शन मुझे y = fx दिया हुआ है, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, बिना डरे बिना शर्माए अनम्यूट करके पूछ लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई बात नहीं समझ में आती, अनम्यूट करना, पूछ लेना। तो मान लो कोई फंक्शन दिया y = fx, इस पे कोई पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, इस पे कोई कोऑर्डिनेट है p जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये टेंजेंट है मान लो, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट वाली लाइन है, मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस में यहाँ पे कहीं लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे मैंने बनाया इसको, ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे इस तरह से लाइन कर रही है। अभी कोई ना कोई एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। इस लाइन का अगर मैं स्लोप लिखूंगा तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो स्लोप निकालने का तरीका एक तो क्या, tan थीटा, थीटा हम कैसे मेजर करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइन एंगल बनाती है वो मेरा इंक्लिनेशन थीटा होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है। उसका अगर मैं tan ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप। क्या मिल जाएगा? स्लोप। एक तरीका ये। और दूसरा हमने यहाँ से भी क्या देखा था? स्लोप मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और दूसरा स्लोप निकालने का तरीका यहाँ से कि अगर इस कर्व को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये जो कर्व मुझे दिया हुआ है y = fx, ये कर्व मुझे दिया हुआ है, इस कर्व को अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट पुट अप कर दिया p, इस पॉइंट p x की जगह x1, y की जगह y1 रख दिया, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। ये वैल्यू क्या है? उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो dy/dx से भी मिल जाएगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा mt, तो दूसरे तरीका क्या है? इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल 90 डिग्री पे होगी, जिसका स्लोप होगा नॉर्मल m ऑफ n सपोज। अब मुझे पता है दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो यहाँ से अगर टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंशिएट करो, पॉइंट रखो, डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख दो, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब टेंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा। मेन तो स्लोप निकालना है आपको, क्योंकि पॉइंट तो दिया हुआ क्वेश्चन में, पॉइंट तो दिया हुआ है। अगर आपने स्लोप निकाल लिया तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1
इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछेंगे तो टेंजेंट का स्लोप रखूंगा, नॉर्मल की इक्वेशन पूछेंगे तो नॉर्मल का स्लोप रखूंगा। मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1, y1। तो इस फॉर्मूले से मुझे लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। स्लोप निकालने के बहुत तरीके होते हैं, या तो y इक्वल टू tan थीटा और दो पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और तीसरा तरीका मैंने अभी सीख लिया y dy बाई dx। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई कि ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? आया ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग? बोलो जल्दी से, आया ना? क्लियर? सबको क्लियर है? ओके, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट। आपको कर्व पे एक पॉइंट दे देंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछ सकते हैं, पहला तरीका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हैविंग गिवन स्लोप, स्लोप दे देंगे और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछेंगे। तीसरा तरीका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब आपको मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया P x1, y1, यहां से टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी तो उसका इक्वेशन पूछेंगे। तो तीन तरह के क्वेश्चन वैरायटी बन सकती है। क्लियर है? अच्छा, एक बेसिक तरीका जो हमने कल कोनिक सेक्शन में भी देखा था कि अगर मान लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है x1, y1, और आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो एक अपना बेसिक तरीका क्या था, t इक्वल टू 0। तो इसको तो कभी भूलना मत। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y y1 से, है ना? याद है ना सबको? बोलो बोलो। x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाई 2 और y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है। दूसरा तरीका तो अभी मैंने बताई थी आपको, पॉइंट तो पता ही है, dy बाई dx करके स्लोप निकाल लेना। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख देना। तो ये सबसे बेसिक तरीका है। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, चलो इसे एक फटाफट एक बेसिक क्वेश्चन निपटाते हैं। देखो ध्यान से, कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स का होल मॉड एट एक्स इक्वल टू -2। इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो मुझे पता है लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट मुझे कैसे निकालना है, एक सेकेंड ना, सब बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? एक बार आप निकालो, एक सेकेंड में ग्रुप पे एक बार देख। हाँ, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता, तो आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख दोगे। फटाफट कर लेते हैं इसको। x इक्वल टू -2, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा जल्दी बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो, ये अंदर वाला मॉड। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? सब माइनस चलेगा। हाँ, माइनस करो। ठीक है, थोड़ा फास्ट बता दो, जितना आप जल्दी आंसर दोगे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारा पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव खुलेगा, तो ये खुलेगा माइनस एक्स की तरह। आई होप सबको ये बेसिक चीजें पता होगी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स खुल गया। ठीक है, अब y है अपना। क्लियर है? अब इस मॉड को भी डिफाइन करना है। तो y इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसके फैक्टर बना दो, x इंटू एक्स प्लस 1। तो अच्छा, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? -2 पे। अगेन ये भी पॉजिटिव ही है ना, x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 -2 का आएगा पॉजिटिव। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया y। अब यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, dy बाई dx करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी है, -2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -4 प्लस 1 -3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -3। तो यहाँ से मेरे को क्या पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -3। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज 1/3। अब पॉइंट स्लोप पता है, पॉइंट में x कोऑर्डिनेट पता है -2, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ पे x की जगह -2 रख देंगे, तो यहाँ पे रख दो x की जगह -2, तो y कितना आ जाएगा, -2 रखोगे तो कितना आएगा, 4 -2 दैट इज 2। तो x1 पता है, y1 पता है, स्लोप पता है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? तो ये बेसिक क्वेश्चन था। स्लोप निकाल लो और इक्वेशन में पुट करना। अच्छा, यहाँ पे बता दो क्या करोगे स्लोप निकालने के लिए। पॉइंट तो पता ही है, स्लोप मतलब dy बाई dx, t के टर्म्स में दिया है, ऊपर dv बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। ठीक है, ये कर लेना। आई थिंक देखो ये सब बेसिक चीज है ना? यहाँ पे भी अगेन कर दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करने से पहले क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैसे सिंप्लीफाई करोगे?
इनवर्स tan फंक्शन, थीटा। वेरी गुड, x को tan थीटा पुट अप कर देना, x को tan थीटा पुट अप करके सिंप्लीफाई करना, फिर डिफरेंशिएट करना, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर डिफरेंशिएट करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अगेन सेम थिंग है, इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका है, बेसिक लाइन की इक्वेशन लिखो, स्लोप निकालो, पॉइंट निकालो, इक्वेशन पता जाएगी, स्लोप निकालो, पॉइंट निकालो, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये देखो सारी ऑलरेडी अपन ने बहुत बार कर रखा है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये एक बार बता दो कैसे करोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, मान लो ये कोई कर्व है, इस पे किसी नॉर्मल की इक्वेशन मुझे लिखनी किसी पॉइंट पे, ये मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, मान लो नॉर्मल है, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, जो इस लाइन के लाइन दैट इज 2x। सर इसको पहले डिफरेंशिएट करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो किसी भी लाइन की, किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन, देखो बार बार एक ही चीज आ रही, सब लोग दिमाग में बैठा लो इस बात को, किसी भी लाइन की टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो कंडीशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, है ना, बोलो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अगर ये नॉर्मल और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। इस लाइन का स्लोप कितना है, -2 है ना, सही है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, सेम। लाइंस पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, सेम। बहुत बढ़िया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, पॉइंट कैसे निकालें, ये पॉइंट कैसे पता करें, जल्दी बताओ, क्या बता रहे थे ऐसा, आप बता दो, ये पॉइंट कैसे निकाले, पी इस कर्व पे, कर्व की इक्वेशन गिवन है x³ - 3x, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं, पी। एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेगा। स्लोप पता चल गया, देखो नॉर्मल की किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए वापस सेम चीज, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। दोनों पैरेलल है तो स्लोप तो भैया सेम होगा, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, तो स्लोप कितना आ गया, -1/3। अब मुझे बताओ ये पॉइंट कैसे निकालें, जल्दी से। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाता है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें आपने क्या सीखा। सर y को x के कंपैरिजन में -1/9 रख के पुट कर देते हैं y = x³ - 3x में। क्यों क्यों यहाँ पे y को -1/9 क्यों रखेंगे, y की वैल्यू -1/9 क्यों। सर y को x की टर्म्स में जैसे मतलब स्लोप है हमारे पास, जैसे उसको तो उसमें पुट कर देने के लिए सर डेरिवेटिव निकाल देंगे उसका और 9 रख देंगे। वेरी गुड, हाँ देखो यही करना है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आप सीख क्या रहे हो, मुझे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर क्या सिखाता है कि इसका डेरिवेटिव मुझे क्या देता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देता है ना। इस कर्व का डेरिवेटिव में करूंगा तो मुझे टेंजेंट का क्या मिलेगा, स्लोप, तो इसका यूज करोगे ना आप। तो आपको कर्व दिया हुआ है तो यहाँ से dy/dx कितना आएगा, 3x² - 3, है ना, यस और नो। मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो आपने मान लो ये रख दिया, या फिर x1 y1 मान लो तो x1 y1 मान लो। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा उस पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप पॉइंट रख दोगे 3x1² - 3, है ना, ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, 3x1² - 3। और अगर नॉर्मल का स्लोप मुझे पता था -1/9 है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए, +9, है ना। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों। यस सर। टेंजेंट के स्लोप को dy/dx से इक्वेट कर रहा हूं, टेंजेंट के स्लोप को dy/dx से इक्वेट कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप तो पता ही था, नॉर्मल के स्लोप से मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, 9, और उस 9 को मैंने इक्वेट करते dy/dx से। अब यहां से मेरे पास क्लियरली कितना आ जाएगा, x1² = 4, x1 = +-2। क्लियर हो गया, दो वैल्यू आ गई x1 की, x1 की वैल्यू पे y1 भी आ जाएगा, तो पॉइंट पता चल गया, स्लोप ऑलरेडी पता था। क्या मैं अब इक्वेशन लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं, यस सर। सबको असद क्लियर हुआ, असद, समृद्धि, ठीक, सबको क्लियर है, रोहित, हरिओम, लक्ष्य, पूजा, वरुण, दीपिका, अंकुश, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना, आपको पता है मेरी आदत है, जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, ठीक है, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। हाँ अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, टेंजेंट ऑफ दिस विच इज पैरेलल टू दिस, एक कर दिया है वापस से, y² = 4x। बोला टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट की इक्वेशन लिखो किसी पॉइंट P पे जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, और लाइन दे दी है x - y + 1 = 0। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो लाइन का स्लोप दिया हुआ है, लाइन का स्लोप कितना है, 1। 1।
तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया। अब ये पॉइंट निकालने के लिए किसी और को बुलाएं क्या आप बता दोगे? बताओ कैसे निकाले पॉइंट? अरे बोलो पॉइंट कैसे निकालूं? बोलो पॉइंट कैसे सर निकाले हैं? पैराबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेरी गुड, वापस से डिफरेंशिएट कर दो। dy by dx at the point P is nothing but the slope of tangent। बार बार एक ही चीज है। dy by dx at point P is nothing but the slope of tangent। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2y dy by dx इक्वल टू 4। तो यहां से dy by dx मेरा कितना आ जाएगा? 2 अपॉन y है ना? तो 2 अपॉन y मतलब y1, y मतलब y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 1। तो यहां से y1 कितना आ जाएगा? 2। तो कोऑर्डिनेट आ गया y1। अब y1 की वैल्यू यहां पे रख दो। कर क्या है मेरा? कर क्या है मेरा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू 4x। तो x कितना आ जाएगा? 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x1 पता है, y1 पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ या ना? बोलो जल्दी से हाँ या ना। ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। सेम ये भी काम है, आप कर लो ना, बचपन वाले क्वेश्चन है सब ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वेराइटी भी बहुत आती है कि दो कर्व के बीच में, देखो कौन सी वेराइटी कि दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। एक कर्व और एक लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। है ना? ये देखिए क्वेश्चन अपने की नहीं। दो कर्व दे देते हैं, पूछते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। एक कर्व दे देते, एक लाइन दे देते, पूछते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो बताओ कैसे करते थे, क्या कॉन्सेप्ट रहता होगा इसके में? मान लो आपको ये दो कर्व दी थी, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ऐसा कुछ है, एक कर्व ये रहा, एक लाइन ये रही। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा मैं? मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे किधर मिलेगा? दोनों कर्व के बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दो कर्व के बीच मान लो एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, इन दोनों कर्व के बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां पे आएगा, किधर आएगा? कॉमन नॉर्मल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा, देखो अब को पता भी है ना, जैसे बचपन में पढ़ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक लाइन एक पॉइंट है, अब एक लाइन का एक पॉइंट से बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, ये भी डिस्टेंस है लाइन का पॉइंट से, ये भी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस है, ये भी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो कहां पे आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना? वैसे ही अगर दो कर्व के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कॉमन नॉर्मल के अलग आएगा। मतलब दोनों कर्व के लिए जो कॉमन नॉर्मल होगी उसी के अलॉन्ग मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। सेम यहाँ पे भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा किसके अलॉन्ग आएगा? अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो। एक सेकंड ना, ये पहले रिमार्क हटा देता हूँ, हिंट दे दी इन्होंने, बिना रिमार्क क्या करना। एक सेकंड। तो आपको क्या करना है, कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अपनाने के बाद फिर देखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस पे क्वेश्चन जे पूछता है, ये ट्राई करो। मैं 1 मिनट आया। थोड़ा सा बस देखो, आपको कंसेप्ट समझना है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करोगे, बस ये बता दो मुझे तरीका क्या रहेगा। तरीका थोड़ा सा ढूंढ लो कि क्या तरीका अपनाओगे ताकि आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाए। थोड़ा सा तरीका सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हो गया, चलो अब करते हैं। एक सेकेंड ना, बस मैं अटेंडेंस आपकी डाल देता हूँ एक जगह। चलो ठीक है,
तो आप मुझे बताना, पहले मैं कर्व बना देता हूँ, फिर मुझे बताना अपना क्या तरीका अपना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कोई कर्व है, कर्व क्या है, इलिप्स है ना। हाँ, x²/6 + y²/3 = 1। मान लो कोई इलिप्स है, इस इलिप्स पे कोई पॉइंट बताना है जो कि कोई लाइन है उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो। हाँ तो बताओ, इस पे कोई पॉइंट होगा मान लो P, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो कि इस इलिप्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। क्या तरीका अपना, जल्दी से बता दो। सेम आई थिंक वही क्वेश्चन है ना, वही दिख रहा है मेरे को तो कुछ ना कुछ। बोलो बोलो क्या कंसेप्ट रहेगा, ये पॉइंट कैसे निकालें। सर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। वेरी गुड। देखो अच्छा मुझे, हाँ वेरी गुड। देखो सुनो, मैं कह रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉर्मल क्या लॉन्ग होगा जैसा आप बता रहे हो। अच्छा यहाँ पे जो टेंजेंट होगी, वो टेंजेंट इस लाइन, लाल वाली लाइन के पैरेलल होगी क्या, इस पॉइंट की टेंजेंट, यस है ना। ये कर्व है, सॉरी डायग्राम मिट गया। तो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे वो इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर ये वही क्वेश्चन हो गया, ये वही क्वेश्चन हो गया है ना, टेंजेंट और ये लाइन दोनों क्या होगी, पैरेलल। इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 नहीं, कितना है, -1 है ना। बोलो यस सर। इस लाइन का स्लोप कितना है, -1। तो टेंजेंट का भी स्लोप कितना हो जाएगा, -1। अब तो वही क्वेश्चन हो गया, टेंजेंट का स्लोप पता है, पॉइंट निकालना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, dy/dx एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू -1। और यहाँ से मेरे पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मुझे ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। तो अगर ये लाइन नॉर्मल है तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों पैरेलल होंगे तो वापस वही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, dy/dx को मैं टेंजेंट के स्लोप के बराबर करूंगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब ये वाला करो, चलो। दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। एक कर्व ये रहा मान लो, दोनों पैराबोला है ना। अब इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। सोचो थोड़ा। ठीक है चलो अब कर लेते हैं, टाइम हो गया। मुझे बताओ तरीका क्या अपना है, कैसे निकालें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो बोलो बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालूं। तो या दोनों तो के डिफरेंशिएशन को स्लोप को इक्वल कर देंगे। अच्छा ठीक है, वेरी तो गुड। पॉइंट्स निकालेंगे दो। हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे मुझे बेसिकली ये पॉइंट्स अगर पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब कंसेप्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में, को क्वेश्चन में दोनों कर दे दिए, मेरे पास कंसेप्ट एक ही है। क्या कंसेप्ट है, कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कॉमन नॉर्मल क्या लॉन्ग आएगा। मतलब इस कर की नॉर्मल और इस कर की नॉर्मल क्या होगी, सेम। तो इन दोनों कर की नॉर्मल अगर सेम होगी तो एक लाइन अगर एक ही, तो दोनों से स्लोप भी तो सेम होगा, है ना। इस कर्व से जो नॉर्मल का स्लोप आएगा, इस कर्व से जो नॉर्मल का स्लोप आएगा, इन पॉइंट पे वो क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों से नॉर्मल का स्लोप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा
मुझे मुझे ये चीज तो पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू पहला करके दिया हुआ x-1, ये पैराबोला है, पैराबोला पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना आता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, मान लो पॉइंट अज्यूम करना है मुझे ए, तो पॉइंट क्या रहता है जल्दी बोलो, पैराबोला पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलो, टी के टर्म्स में क्या लेते हैं, सही टी स्क्वायर 280। हाँ AT² 280, किसी भी पैराबोला पे अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो AT² 280। अब बस यहाँ पे क्या हुआ है, शिफ्टिंग यहाँ पे अब कंपेयर कर लो, पहले ए पता कर लेते हैं। तो 4a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, दोनों को कंपेयर करोगे 4a कितना है 1, तो a कितना आ जाएगा 1/4 है ना। तो और अच्छा x ओरिजिन में शिफ्ट हुआ है, x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है x-1, x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है x-1, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, पहले AT² था ना, बताओ क्या आएगा, एक सेकेंड ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके लिए, y² इक्वल टू x-1 के लिए। तो देखो AT² था पहले, तो AT² मतलब a मतलब 1/4 t²। अब यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आता है, और यहाँ पे 280 मतलब 2 a मतलब 1/4 इंटू टी। अब मुझे देखो कोऑर्डिनेट इस तरह से रखना था कि यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो तो कैंसिल हो जाए। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू -1/4 t² रखोगे तो एक -1 आएगा, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करे, है ना। कोऑर्डिनेट कैसा रखते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, क्या बात समझ में आ रही है, रख के देखो एक बार, देखो x की वैल्यू अगर आप रखोगे 4t² +1 और y की वैल्यू रखोगे t/2, तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं आ रही बात समझ में, यस सर, आ गई। आ गई बात, ठीक है। तो ये जहां पे अगर ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है x-1 से, तो कोऑर्डिनेट में +1 हो जाता है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है +1। तो अब कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा AT² +1 280। तो मेरा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट में क्या अज्यूम कर सकता हूँ यहाँ पे t²/4 +1 ये कितना हो जाएगा t/2, पहली चीज। अब दूसरा सेम यहाँ पे भी पॉइंट अज्यूम करना है। अब ये कौन सा है, x² इक्वल टू 4ay वाला, इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते थे, 2 उल्टा हो जाता था, 280 AT²। यहाँ पे भी 4a को मैं इक्वेट करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। अब इस बार ये पॉइंट है मान लो b, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब देखो y की जगह y-1 रिप्लेस हुआ तो y कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, तो 2 × 1/4। अब यहाँ t' ले लेते हैं, कॉमा a t² मतलब t'² +1, क्या हो जाएगा t'² +1, तो ये कितना आ जाएगा t'/2 t²/4 +1। ठीक है, तो ये यहाँ वैल्यू पुट अप कर देगा, तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट t'/2 t²/4 +1, और ये आपका a कोऑर्डिनेट आ गया, ये b का कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करना, टेंजेंट का स्लोप, यहां से टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज dy/dx है ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा y' इक्वल टू x-1/2y है ना, 2y dy/dx इक्वल टू 1/2y आएगा y' की वैल्यू। यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा 1/2y। तो नॉर्मल का स्लोप बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, टेंजेंट का स्लोप अगर 1/2y, समझ में आ रहा है, dy/dx इसका डिफरेंशिएट कर दो, हाँ 2y dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2y। 1/2y मतलब टेंजेंट का स्लोप 1/2y, तो नॉर्मल का स्लोप -2y, और यहां से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू dy/dx। तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना है 2x से, तो यहां से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -1/2x है ना। अब ये वाला नॉर्मल का स्लोप और ये वाला नॉर्मल का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखोगे, ये आपका y है, इस पॉइंट के लिए y क्या है, ये है, इस पॉइंट के लिए x क्या है, ये है। तो यहाँ से आपके पास t' और t में एक रिलेशन आ जाएगा, और फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके उस रिलेशन को यूज करना एक बार। और कोई तरीका बताओ, इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी यही किया है कि देखो आप पॉइंट क्यू निकाल लिया, पॉइंट पी निकाल लिया, t1 t2 के टर्म्स में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आर सेम, तो इन्होंने टेंजेंट के स्लोप को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया t1 t2 में ये वाला। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक चीज और यूज करी है, ध्यान से देखो इन दोनों कर्व में, क्या ये दोनों कर्व y इक्वल टू x के बाद सिमेट्रिक है,
है ना, देखो ध्यान से, दोनों में बस एक्स और वाई को आपस में, देखो इन्होंने एक कंडीशन और देनी चाहिए थी, बस एक कंडीशन दी नहीं है, छिपी हुई है इसके अंदर। क्या छिपी हुई है? कि दोनों कर्व में अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दूंगा तो दोनों कर्व मिल जाएंगे। ऐसे कर्व जिसमें एक्स, मतलब बेसिकली पहले वाले कर्व में वाई की जगह एक्स रख देंगे और एक्स की जगह वाई करेंगे तो दूसरा कर्व मिल जाएगा, है ना। इस वाले कर्व में वाई की जगह में एक्स कर दो और एक्स की जगह वाई कर दो, मुझे ये वाला कर्व मिल जाएगा। मतलब दोनों कर्व क्या है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट दोनों कर्व क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो जो टेंजेंट होगी वो इसकी क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको कंडीशन अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब देखो ये है, जो मेन कंडीशन आपको डेवलप करनी वो ये है। जनरली इसी से काम हो जाता है। एक और कंडीशन आपको क्वेश्चन में देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन नहीं दी, इनडायरेक्टली क्या बोला गया कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। नहीं तो आपको एक कंडीशन और देंगे वो, जिससे आपका काम डायरेक्टली हो जाएगा। बस आपको ये तरीका अपनाना कि नॉर्मल का स्लोप दोनों से क्या कर दो, इक्वेट कर दो, दोनों का नॉर्मल का स्लोप इक्वेट कर दो कि आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन दिया, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, पॉइंट आ जाएगा। दोनों पॉइंट आने के बाद m1 डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, एक लास्ट वेराइटी फटाफट देख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू ओरिजिन, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन। अगर मान लो पॉइंट एक्सटर्नल दे दिया, उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो एक बार तरीका समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो हो जाएंगे। मुझे एक बार बताना, मान लो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सॉरी ये कर्व है, और एक्सटर्नल पॉइंट कोई पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करा। क्या करा? टेंजेंट ड्रॉ। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मान लो ये पॉइंट दे दिया आपको 1,2 और ये कर्व दे दिया कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा आपके हिसाब से, जल्दी से बताओ मुझे। अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो मुझे अगेन दो चीजें चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, या फिर कैसे भी करके बस इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालो इसकी इक्वेशन? सर उसे डिफरेंशिएट कर देंगे और पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे y इक्वल्स टू mx प्लस b। ठीक है, देखो एक चीज तो डिफरेंशिएट तो करना ही आपको। आप हाँ ये कर सकते, एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, एक पॉइंट तो ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन है। अब क्या करना, दूसरा पॉइंट अगर कर में अज्यूम कर लेना, दूसरा पॉइंट कर में क्या कर लेना, अज्यूम कर लेना। कैसे अज्यूम करोगे? नॉर्मल, मान लो एक्स की जगह ए रखा, वाई ए की टर्म्स में निकालना है, तो वाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या निकालना है, इसका स्लोप। आपको एक ही कंसेप्ट पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, क्या अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि dy बाई dx से मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो आप क्या करना, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो m ऑफ t आ जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप जो आपका आएगा वो x के टर्म्स में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2a के टर्म्स में आ गया। इस टेंजेंट का स्लोप किसके आ गया, 2a के टर्म्स में, है ना। अब देखो ध्यान से, अब अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है मुझे, तो इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, है ना। अब इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, a। अब a निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये टेंजेंट लाइन 1,2 से पास कर रही है, तो इसके अंदर अगर मैं x की जगह 1, y की जगह 2 रख दूंगा इस पूरी इक्वेशन में, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन मैंने क्या रखी, टेंजेंट की इक्वेशन अननोन a के टर्म्स में निकाल, एक सिंगल अननोन के टर्म्स में आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। पॉइंट भी a के टर्म्स में है, स्लोप भी a के टर्म्स में आ जाएगा, है ना। पॉइंट ऑलरेडी a के टर्म्स में है, स्लोप भी आप a के टर्म्स में निकाल लोगे। आप टेंजेंट की इक्वेशन आपने लिख दी a के टर्म्स में। अब इस इक्वेशन में इस एक्सटर्नल पॉइंट को क्या कर देना, सेटिस्फाई कर देना। जैसे आप सेटिस्फाई करोगे आपके पास a आ जाएगा, ए आएगा, ए की वैल्यू पुटअप करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। बोलो ये समझ में आया क्या? अब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए कोई दुख दर्द है ही नहीं। पॉइंट अगर ए पता है तो पॉइंट पता चल गया, नॉर्मल पता चल जाएगा। ये मेथड समझ में आया क्या? बोलो बोलो यार, बहुत एनर्जी लग रही है। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। क्लियर है सबको? हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिख दो या फिर थम्स अप कर दो। ठीक है, तो देखो तरीका अगेन, अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। तरीका अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका याद रखना। इसके लिए कोई फॉर्मूला भी याद रखना। टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, एक्सटर्नल पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो। टेंजेंट की इक्वेशन ए के टर्म्स में लिखो, एक्सटर्नल पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, ए आ जाएगा। सिंपल, खत्म करो। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे भी सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू ओरिजिन। तो अगेन टेंजेंट की इक्वेशन लिखना ए के टर्म्स में, ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई कर देना, ए आ जाएगा। ए आ जाएगा तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, खत्म खेल। ठीक है, ये भी क्या है, हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन निकल लेना इसको सॉल्व। एक और क्या, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड वेराइटी। चलो ये ट्राई कर लो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट px इक्वल टू lnx हैज टू सॉल्यूशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को कैसे इसमें यूज करेंगे, ट्राई करो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टू सॉल्यूशन, थोड़ा सा सोचना, हो जाएगा सॉल्व।
ठीक है, चलो बताओ क्या दिमाग लगाएं, क्या मतलब क्या कंडीशन डेवलप करें, क्या इनइक्वालिटी या कंडीशन आई आपके पास? अब देखो ये तो कर्व तो थोड़े फेमस ही है, एक पीएक्स है और दूसरा एलएनएक्स है, तो इसको तो अलग अलग कंसिडर करते हैं ना। टू सॉल्यूशन है ना, कभी भी ऐसा बोले दो सॉल्यूशन है मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। एक कर्व क्या है मेरा y इक्वल टू पीएक्स, दूसरा कर्व क्या है y इक्वल टू एलएनएक्स। ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो p में कंडीशंस क्या होगी, ये मुझे डेवलप करना है ना। कभी भी आपको ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे या फिर दो सॉल्यूशन दिए हों और आपको कर्व अच्छे दिए हों तो बेसिकली उन दोनों कर्व को अलग अलग कर लो। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने, दोनों कर्व को अलग अलग कर लो। अब दो सॉल्यूशन आ रहे हैं मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एक कर्व तो क्या है मेरा y इक्वल टू एलएनएक्स है, दूसरा क्या y इक्वल टू px। अब p की वैल्यू किस तरह से होनी चाहिए ताकि ये इस लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट करे, इस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करे, हाँ है ना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा अच्छा है। अब थोड़ा सोचना है इस बारे में। अरे यार बन जा, ठीक है। ये मान लो आपका लॉग का कर्व है, एक लाइन में बनाता हूँ y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स मान लो ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब y इक्वल टू px है तो y इक्वल टू px बना लेते कहीं, ठीक है। अब मान लो ये इस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो जगह अगर इंटरसेक्ट करी तो क्या कंडीशन होगी p में। अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना है, p है ना। अब क्या लॉजिक लगाओगे मुझे ये बताओ, ये लाइन इसको दो जगह इंटरसेक्ट करेगी कब? देखो एक लाइन ऐसी होगी जो इसको टच करके जाएगी, कोई ना कोई लाइन, एक लाइन एसी से पास होने वाली एक लाइन ऐसी भी होगी जो इसको क्या करेगी, टच करके जाएगी, है ना। बोलो, वो लाइन इसके ऊपर होगी और एक लाइन ऐसी होगी जो एकदम ऊपर से निकल जाएगी, एक लाइन ऐसी भी होगी जो ऊपर से निकल जाएगी, एक लाइन ऐसी होगी जो टच करके जाएगी और एक लाइन ऐसी होगी जो इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो ये जो लाल वाली लाइन है इसका स्लोप इस टच वाली लाइन से क्या होना चाहिए, ग्रीन वाली लाइन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर दो जगह इंटरसेक्ट करना तो क्या मैं ये बोल दूं स्लोप ऑफ दिस रेड लाइन शुड बी लेस देन द स्लोप ऑफ ग्रीन लाइन, है ना। बोलो बात समझ आई है ना। ग्रीन लाइन मेरे को बस टच करके जाएगी मतलब एक पॉइंट पे टच करेगी, तो इस ग्रीन लाइन का स्लोप जो भी आएगा मेरी रेड लाइन का स्लोप इससे थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे थोड़ा कम हुआ कहीं ना कहीं दो जगह इसको इंटरसेक्ट कर देगी, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन का स्लोप रेड लाइन की स्लोप से क्या है, ग्रीन लाइन का स्लोप रेड से स्लोप से ज्यादा है, मतलब रेड लाइन का स्लोप जैसे टेंजेंट से कम होगा मेरा ये दो जगह क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना। स्लोप निकालना मुझे आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, और वैसे भी इसका टेंजेंट का इसका स्लोप मुझे पता ही है, ये पॉइंट आप अज्यूम कर लेना कुछ x1 y1 से, है ना। क्लियर है, बोलो। चलो इसका सॉल्यूशन दिया, आप घर पे देख लेना, बस मेरे को ये कंसेप्ट समझाना था आपको। ये एक बार ट्राई कर लो, चलो ये भी अच्छा है, जल्दी से ट्राई कर लो, कंसेप्ट सीख बता दो कंसेप्ट क्या होगा। कैलकुलेशन आप घर पे करते रहना, सॉल्यूशन सब दिए हुए हैं इसके अंदर, अभी बस कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो कि तरीका क्या रहेगा। मैं तब तक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट एट पी मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू। मान लो कोई कर्व है रैंडम, हमेशा डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बना लो चीजें दिख जाती है। किसी पॉइंट पे टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को वापस क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आसान है क्या ये, जल्दी बता दो कैसे करोगे। कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर कर्व के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब है। थोड़ा आसान तरीका बता, मुझे सिर्फ q का कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे q का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, तो q का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर ले, है ना। क्योंकि मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं, मुझे क्या मतलब है सिर्फ q का कोऑर्डिनेट। तो किसी भी कर्व पे कोऑर्डिनेट अज्यूम करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, x को मान लिया a, x को क्या मान लिया a, है ना। अगर x को a मान लिया तो y क्या होगा, क्या बात समझ में आ रही है। अब मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, ए अगर a आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो a निकालने का तरीका क्या होगा, a कैसे निकालो, अब तो आसान है, बताओ जल्दी से a निकालने का तरीका, बोलो बोलो। सही क्वेश्चन लिखेंगे फिर वो पॉइंट
Very. एक सेकेंड ना, मैं शायद है ना वॉइस पता नहीं बहुत फट रही है, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, एक बार रुकना है ना, आप लोग करो तब तक मुझे बताओ ये कितना है। अच्छा क्वेश्चन भी हट गया होगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस सर। अब आपकी पहले क्या हो रहा था, आवाज आप लोगों की बहुत फट फट के आ रही थी, तो मेरे को एकदम सुनाई अच्छे। अब क्लियर है सबकी आवाज? मेरी आवाज आपको क्लियर है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो मुझे ए निकालना था, तो अगेन देखो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिना डीवाई बाई डीएक्स का काम किए तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है ना। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन और डिफरेंशिएट ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो मुझे एक चीज तो करनी है, जो बार बार बोल रहा है भाई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बोलता है कि भाई डिफरेंशिएट तो कर दो मेरे को, कहीं ना कहीं यूज कर लो एक बार। तो एक बार डिफरेंशिएट करके टेंजेंट के स्लोप से इक्वेट कर देते हैं। तो मुझे पता है dy बाई dx एट द पॉइंट p इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। एक चीज तो इसको यूज करना ही मुझे, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x स्क्वायर। सो यहां से dy बाई dx कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और पॉइंट मुझे पता ही है, तो x1 y1 इसमें रख दूंगा मैं। अब मुझे पता टेंजेंट का स्लोप निकालने का दूसरा तरीका और क्या है, पीक्यू के टर्म्स में निकाल लेंगे, है ना। बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं? यस सर आ रही है। ठीक है, और पीक्यू मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पीक्यू का स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, a, है ना। यहां से क्या a आ जाएगा, बोलो a आ जाएगा, a आ जाएगा तो पॉइंट q आ जाएगा। ठीक है, तो वापिस वही तरीका अपना है, डायग्राम बनाया, सबसे पहले सोचा भाई निकालना क्या था, क्यू निकालना, तो क्यू का पॉइंट अज्यूम किया, पीक्यू का स्लोप निकाल लिया। अब पीक्यू का स्लोप अगेन इक्वल टू द टेंजेंट का स्लोप। तो बार बार एक चीज तो मुझे यूज करनी है, मतलब इसको साइड में लिख के रख लेना कि टेंजेंट का स्लोप डीवाई बाई डीएक्स से मुझे निकालना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता था। ठीक है, चलो ये बाकी कर लेना आप सोल्व। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं अगला कंसेप्ट, थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया है, फटाफट थोड़ा स्पीड में कवर कर रहा हूँ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, दो कर्व दे देंगे आपको, एक कर्व ये रहा मान लो, जल्दी से देख लो, दूसरा कर्व ये रहा। दोनों कर्व के बीच में एंगल निकालना है। दो कर्व के बीच में एंगल निकालने का तरीका सिंपल वही है जो पहले ही बताया था। अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो कॉमन पॉइंट है पी, उस पे दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करो। तो मान लो ये व्हाइट वाली की टेंजेंट, येलो लाइन इज द टेंजेंट फॉर द व्हाइट कर्व, और मान लो रेड लाइन इज द टेंजेंट फॉर ब्लू कर्व। दोनों की क्या निकाल लो, दोनों पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। दोनों पे टेंजेंट का क्या निकाल लो, स्लोप। तो व्हाइट लाइन के लिए टेंजेंट का स्लोप मान लो m1 है, ब्लू लाइन के लिए टेंजेंट का स्लोप है मान लो m2। स्लोप निकालने का तरीका मुझे पता ही है, डिफरेंशिएट करके इस कर्व में, जैसे मान लो ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये कर्व है मान लो g इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कर्व है y, ये कर्व है। तो अगर फर्स्ट वाले कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालना तो उसको डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर पॉइंट p रख दो, तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, m1 आ जाएगा। सेकंड वाले के लिए m2 निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करो और उसमें पॉइंट p रख दो, क्योंकि दोनों के लिए पॉइंट p तो क्या है, कॉमन है। और पॉइंट p अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हाउ टू फाइंड पॉइंट p, सॉल्व बोथ द कर्व टुगेदर, सॉल्व बोथ कर्व टुगेदर। दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लो तो p आ जाएगा, p आ जाएगा। तो फिर फर्स्ट वाले कर्व के लिए m1 निकालो, सेकंड वाले कर्व के लिए m2 निकाल लो। अब m1 पता है, m2 पता है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में बताओ एंगल का फॉर्मूला क्या निकालें जल्दी से, tan थीटा। अरे बोल दो जल्दी से, क्या होगा, दोनों दो लाइन के बीच सर में m1 माइनस m2 m1 अपॉन 1 माइनस प्लस m2 अपॉन, m1 वेरी गुड, 1 प्लस m1 m2, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? अरे बोलो, आया ना? कर लोगे ऐसे यस क्वेश्चन? सर।
दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करो। देखो सबसे पहले पॉइंट पी निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालो? स्टेप 1 पॉइंट पी। पॉइंट पी या तो क्वेश्चन में दे देंगे, नहीं देंगे तो कैसे करोगे? दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। दो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट पी आ गया। पॉइंट पी आ गया मतलब एक्स और वाई पता चल गया। अब पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रखो तो पहले का स्लोप आ जाएगा। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रखोगे तो दूसरे का स्लोप आ जाएगा। m1 पता है, m2 पता है, दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1। ये कर लेना आप लोग। देखो एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पी निकालोगे। पी निकालने के लिए दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लेना। दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो पॉइंट पी आ जाएगा। पॉइंट पी आ रहा है 8,16। फिर पहले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, उसमें 8,16 रखोगे तो पहले का स्लोप आ जाएगा। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करके उसमें रखोगे तो दूसरे का स्लोप आ जाएगा। m1 पता है, m2 पता है, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, कर लेना। और दोनों के बीच में अगर एंगल बोला ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब m1 m2 कितना हो जाएगा? -1 है ना। ये सब चीजें पता हो आपको। बोलो क्या बात क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सब नहीं सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ये कंसेप्ट होता था लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ईमानदारी से पता किसी को आज तक इसका फॉर्मूला याद है या फिर किसी को याद है तो बता दो चलो। सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, टेंजेंट और नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला याद है क्या? चलो एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मान लो कोई, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द कॉलम में। ये कोई कर्व है मान लो, है ना, ये कोई कर्व है मान लो। इस कर्व के किसी पॉइंट पी पे देखो ये सारी चीजें एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही पूछेंगे जितनी भी है। एक टेंजेंट का लेंथ, नॉर्मल का लेंथ, सब नॉर्मल का लेंथ पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में पूछेंगे। ये कर्व मान लो y = fx। इस पे टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल का फॉर्मूला पूछा है। तो आप मुझे बताओ, फॉर्मूला याद है तो बता दो किसी को। अच्छा, इसमें टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी? कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट? यहाँ पे मान लो मैं टेंजेंट ड्रॉ करती, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपके लिए मैंने। और यहाँ पे मान लो आप बोलोगे सर नॉर्मल भी ड्रॉ करो। हाँ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। लो नॉर्मल भी ड्रॉ कर दी। अब मुझे बताओ, टेंजेंट नॉर्मल दोनों मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसमें सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और टेंजेंट कौन कौन होगा? सब टेंजेंट किसको बोलते हैं और टेंजेंट किसको बोलते हैं? पहले तो ये बताओ, टेंजेंट किसको बोलेंगे? मान लो ये पॉइंट है ए, बी और ये पॉइंट है मान लो डी। जल्दी बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होगी? अरे बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होगी? ए बी सी डी में कौन सी? ये डायग्राम आपके पास है, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होगी? जल्दी से बताओ। एपी। ए होगी सर। कौन सी होगी? एपी। ए एपी। सर, ए। एपी है ना। ए से लेके पी तक लेंथ तो कोई ना कोई लेंथ होगी ना। ए से लेके पी तक होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना? सही है, बोलो। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल? पीबी। पीबी, वेरी गुड। लेंथ ऑफ नॉर्मल पी हो जाएगी पीबी। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि भाई टेंजेंट कौन है, नॉर्मल कौन है। ये नॉर्मल है तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन सी होगी? जल्दी से। सर मैंने तो वर्ड ही पहली बार सुना है। अच्छा, वर्ड ही पहली बार सुना है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर किसी को याद हो तो बता दो, इसमें सब टेंजेंट कौन होगा, सब नॉर्मल? तुक्का मार लो। अरे डायग्राम सही तो एडी। हाँ, बाकी लोग भी तुक्का मारो जल्दी से। अरे मारो, तुक्का मारने में भी शर्म आ रही है क्या? हाँ बोलो, लेंथ ऑफ सब पीडी। एडी के पीडी? पीडी है तुक्का। पीडी है। और किसी का कोई और है क्या? चैट में लिख दो चलो। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट कौन सा होगा? सब और सब नॉर्मल दोनों चीजें चाहिए मुझे। तो सब टेंजेंट, सब नॉर्मल दोनों चीजें चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए? देखो ये टेंजेंट अगर है और ये नॉर्मल है तो इसका सब पार्ट कौन सा होगा? ये अगर देखो पीडी लूंगा तो फिर टेंजेंट के लिए कौन लूंगा, नॉर्मल के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सब टेंजेंट कौन सा हो जाएगा? टेंजेंट के नीचे वाला हिस्सा, और सब नॉर्मल, नॉर्मल के नीचे वाला हिस्सा। तो सब टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों? एडी। और सब नॉर्मल कितना हो जाएगा? बीडी। ये याद रखना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर।
अब बुक्स में सब जगह इसके फॉर्मूले दिए रहते हैं चारों के, तो मैं आपको फॉर्मूले भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले हम बिना फॉर्मूले के तरीका समझ लेते हैं। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो तरीका पता होना चाहिए, तरीका भी आसानी है। अब आप खुद ही का दिमाग लगा लो। मुझे सबसे पहले बताओ, अगर एपी की लेंथ मुझे निकालनी है, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये कर्व है, टेंजेंट है, ये पॉइंट दे दिया, पॉइंट आपको दिया होगा हमेशा, पॉइंट और टेंजेंट से आपको दिया होगा, ये हमेशा गिवन होगा। तो मुझे बताओ एपी की लेंथ निकालने के लिए तरीका क्या रहेगा, एपी की लेंथ निकालने के लिए क्या तरीका रहेगा, बताओ जल्दी से। पॉइंट पता है, कर की इक्वेशन पता है, एपी की लेंथ निकालने के लिए क्या तरीका रहेगा? सर टेंजेंट की इक्वेशन लिखकर ए पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे जिसमें y 0 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर। क्या ये सही बताया है? बाकी लोग टेंजेंट की लिख दो इक्वेशन, बहुत बढ़िया। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए अभी हमने बहुत मेहनत करी है कि टेंजेंट की क्या लिख देंगे, इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के पॉइंट ए तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, अब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा। तो उस टेंजेंट की इक्वेशन में वाई को अगर मैं 0 रख दूंगा तो क्या एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आ जाएगा। आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ जाएगा। अब ए पता है, पी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के एपी आ जाएगा। सेम काम होगा नॉर्मल के लिए भी। नॉर्मल का भी अगर मुझे पीबी डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के उसमें भी एक्स वाई को क्या रख देंगे, 0। तो नॉर्मल का बी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अब ए पता है, पी पता है, तो इसकी भी डिस्टेंस आ जाएगी। अब बताओ, ये तरीका तो हो गया। अब बताओ एडी कैसे निकालें, तब नॉर्मल। एडी तो और आसान हो गया, जल्दी से दिमाग लगाओ, एडी कैसे निकालोगे? एडी सर cos थीटा ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, इतनी मेहनत भी नहीं, और आसान है। देखो ध्यान से डायग्राम को, सब लोग डायग्राम को ध्यान से देखो, बहुत आसान है, एक लाइन में आ जाएगा एडी। कोई मेहनत नहीं करनी थीटा वीटा की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक, थोड़ा सा देखो ध्यान से। एडी लेंथ निकालना है, एडी लेंथ। अच्छा, क्या डी का एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या? यस सर, पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वाई हाँ, 0 हो ये जाएगा। परपेंडिकुलर ही है ना, तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा डी का भी तो वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना? यही बात समझ में। यस सर यस। अब बता दो एडी कितना आएगा। ओ से लेके डी की लेंथ कितनी होगी, x1 होगी, होगी कि नहीं होगी? वो अगर एक्स यस कोऑर्डिनेट सर। x1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, x से। अब बताओ एडी कितना आएगा, x1 माइनस एक्स। x1 माइनस एक्स से। हाँ है ना, क्या आसान है। x1 तो अभी निकाल के बैठे हो, सॉरी x से तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हो। x1 क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सिर्फ x1 में से x से क्या करना है, माइनस ही तो करना है, एडी आ जाएगा। क्या सही लिखा मैंने, क्या गलत है? सही है। इतना चीर 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 के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हाँ या ना बोलने में भी शर्म आती है तुमको। बीडी बताओ, बीडी कैसे निकालोगे, बताओ, दिमाग लगाओ बीडी का। किसको किसको माइनस करोगे? सर xp माइनस x1। एक्स बी में से, हाँ एक्स बी मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ एक्स बी हो जाएगी, उसमें से x1 क्या कर देंगे, माइनस। हाँ, तो बीडी आ जाएगा। क्या चारों चीजें आ गई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये चारों चीजें और इसके फॉर्मूले भी यहाँ पे लिख दिए। अगर पॉइंट है मान लो आपका x1 y1, पॉइंट है आपका x1 y1, तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला भी देखो, इसमें ट्रिक भी बता देता हूँ। टेंजेंट के फॉर्मूले में m नीचे आता है, टेंजेंट के फॉर्मूले में m नीचे आता है, और नॉर्मल के फॉर्मूले में m ऊपर आता है। नॉर्मल में ऊपर, टेंजेंट में नीचे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के ऊपर होती है, तो ऐसे दिमाग लगा, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के ऊपर होती है, तो नॉर्मल के फॉर्मूले में m ऊपर आएगा, टेंजेंट के फॉर्मूले में m नीचे आएगा। और देखो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। y1 मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन m सब टेंजेंट, और सब नॉर्मल में y1 मल्टीप्लाई बाय m। इन दोनों को याद रख लेना, याद रख सको तो, बाकी को याद रखना नहीं चलेगा। क्लियर है? सब टेंजेंट में y1 अपॉन m, और सब नॉर्मल में y1 इंटू m। y1 क्या है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर? ठीक है, चलो चलो इसका बताओ आंसर क्या है।
बोलो क्या आएगा आंसर, लगाओ दिमाग फटाफट, फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा इसमें पॉइंट नहीं दिया क्या? देखो पॉइंट तो दिया नहीं है, लेकिन हमको अगर फॉर्मूला अप्लाई करना हो, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई करना हो, लेंथ ऑफ पॉइंट या तो अज्यूम कर लो x1 y1, ठीक है, पॉइंट नहीं भी दिया तो अज्यूम कर लो, लेट द पॉइंट बी x1 y1 है ना। अब फॉर्मूले से अगर जाना है तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, अच्छा सब टेंजेंट में m के साथ ऊपर आता है कि नीचे आता है, y के साथ, y1 इंटू क्या आता था फॉर्मूला बताना, बोलो नीचे के ऊपर, से नीचे, नीचे टेंजेंट में m नीचे आएगा, m मतलब dy बाई डी एक्स, तो m मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, बैठा हुआ है यहाँ पे y, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर x बाई ए, और x के कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a e रेज टू पावर x बाई ए, ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दो, तो 1/m, m मतलब 1/a e रेज टू पावर x बाई ए, मल्टीप्लाई बाय y1, y1 कौन है भैया, ये रहा y1, y1 मतलब e रेज टू पावर x बाई ए, आप चाहे तो पॉइंट रख दो x1 y1, ये कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा a, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट कर सकते हो। अभी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकलवाने के लिए, इंटीजर बनाने के लिए वो आखिरी में लाइन चिपका देंगे, सब टेंजेंट की लेंथ निकालो, या फिर मैच दो कॉलम में एक आधा चिपका देंगे, तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आए तो तरीका याद रखना, डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला सब टेंजेंट सब नॉर्मल का याद रखना, ठीक है। अब देखो ये द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द एक्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ, मतलब क्या पूछा है, किसकी लेंथ पूछी है, टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, मतलब किसकी लेंथ पूछी है, टेंजेंट की लेंथ, तो टेंजेंट की लेंथ निकाल लेना, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, x को 0 रख देना, सॉरी y को 0 रख देना, या फिर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला में क्या है, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, दोनों तरीके हैं, जो तरीका अपना लगे से। फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम कितना हो गया, 6 बज गई है, कितनी बजे स्टार्ट किया था अपने, 5, 1 घंटा हो गया ना, ठीक, जल्दी करते हैं, इसका इसमें काफी टाइम चला गया। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बताती भैया, क्या थी मीन वैल्यू थ्योरम, एक तो थी अपने रोलेस थ्योरम और एक थी मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में ये था कि मान लो कोई कर्व है, उसका एंड पॉइंट है मान लो ए और बी, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो ए का कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, ठीक है। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम ये बताती थी कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब सॉरी x1 और x2 के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी जरूर होगा जिसपे टेंजेंट का स्लोप ऑफ ए बी के क्या होगा, बराबर होगा, जिसपे टेंजेंट का स्लोप ऑफ ए बी के क्या होगा, बराबर। देयर विल बी वन पॉइंट सी, देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ए बी, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो टेंजेंट का स्लोप मुझे पता ही है, y डैश, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट सी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ ए बी, और ए बी का स्लोप निकालने का तरीका मुझे वो भी पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपकी क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब कम से कम एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में जरूर लाई करेगा सच दैट f डैश सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये मीन वैल्यू थ्योरम। और एक रोलेस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, रोलेस थ्योरम में क्या होता था, अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है, मतलब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b अगर है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि y2 और y1 की वैल्यू क्या है, सेम, तो f डैश c का जो फॉर्मूला भी मैंने क्रिएट किया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जीरो, न्यूमरेटर अगर जीरो के मतलब क्या आ गया, जीरो, मतलब
ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल, जहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, मतलब टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। जिस पॉइंट पे एफ डैश सी कैसा होगा, जीरो होगा। तो कंडीशन क्या है, ऑफ कोर्स ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अ फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए एंड बी, और एंड पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम है तो कम से कम एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में जरूर होगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो हो, जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो। अच्छा, इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज जनरली बहुत सी जगह होता है, लेकिन एक जगह अगर मान लो मुझे इसमें यूज करना हो, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन में, या फिर कहीं ना कहीं इसमें यूज करना हो, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं, अगर मान लो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर जाए, फॉर एग्जांपल ये कर्व एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों जगह क्या होगी, जीरो होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब ये उस कर्व के दो रूट है ना, ये मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसके दो रूट क्या है, एक्स ए और एक्स बी। तो यहां से मैं एक कंडीशन क्या बोल सकता हूं कि ऐसा कर्व जिसके दो रूट है एक्स ए और एक्स बी, तो इस कर्व का जो डिफरेंशिएशन होगा y डैश एक्स, उसका कम से कम एक रूट तो होगा इसी एक्स, इसके बीच में, इसके बीच में कम से कम एक रूट तो होगा ही। मतलब इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा सी जहां पे टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल, मतलब एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कर्व आपको इस तरह से मिल जाए जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो सुनना ध्यान से, उस कर्व के दो रूट है मान लो एक्स ए और एक्स बी, तो उस कर्व के डिफरेंशिएशन का कम से कम एक रूट एक्स ए और एक्स के बीच में लाई करेगा। उस कर्व के डिफरेंशिएशन का कम से कम एक रूट एक्स ए और एक्स बी के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी लास्ट वाली? हाँ या ना में जवाब दो, और नहीं समझ में आई तो वापस पूछो। सबको समझ में आ गई? तो ये यूज हो सकता है आपको किसी किसी क्वेश्चन में, अगर वो दोनों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दें, तो मतलब उसके जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कर्व आएगा उसके कम से कम एक रूट एक्स ए और एक्स के बीच में लाई करेगा। मतलब कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बस यही है, बाकी इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आईआईटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, सोल्यूशन दिए हुए हैं। ये लेग्रांज अभी मैंने बता दिया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ तक कोई दुख दर्द दुविधा? ये अपना टेंजेंट नॉर्मल में काफी टाइम चला गया। अब मेरे पास कितना टाइम बाकी है? 50 मिनट बाकी है। इस 50 मिनट में मैं मैक्सिमा, मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जेई मेंस में भी था। टेंजेंट नॉर्मल पे टाइम इसलिए भी दिया है क्योंकि आपने जेई मेंस में इसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्योंकि सिलेबस के आउट ऑफ था। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा आपके सिलेबस में, इसकी थ्योरी कवर करके कुछ अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशन करके इस टॉपिक को भी हम माइंड अप करेंगे, ठीक है। करिए स्टार्ट। थक तो नहीं गए? नो सर। ठीक है, ओके, फटाफट इसको भी वाइंड अप कर देते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, फटाफट देखते जाना। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी? ऐसे मान लो कोई भी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा, इसके लिए दो क्या मेथड है बताओ जल्दी से। कोई भी कर्व इंक्रीजिंग, हाँ, उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में अगर पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में अगर नेगेटिव है तो कर्व कैसा होगा, डिक्रीजिंग। है ना, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो ऐसा होता भी क्यों था, आपको लॉजिक भी पता होगा इसके बारे में। ये मान लो कोई कर्व में ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहाँ पे हमें डी का मतलब टेंजेंट स्लो निकालना, एंगल बना रहा है तो इस सब्जेक्ट स्लो करते थे अगर
वहीं अगर है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्वियस एंगल, और 90 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कितना होता है, नेगेटिव। 90 से अगर ज्यादा है तो टेन थीटा कितना होगा, नेगेटिव होगा। टेन थीटा मतलब अगेन डिवाइड बाय डी, तो डिवाइड बाय डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगेन कांसेप्ट वही, डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अच्छा एक और कंडीशन ध्यान रखना बेसिक, ये भी बेसिक कंडीशन बहुत बार काम आती है। अगर कर्व इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट ले लिए, मान लो x1 और y1, सॉरी, तो अगर इंक्रीजिंग है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो बताओ x1 और x2 में क्या कंडीशन आएगी अगर इंक्रीजिंग है तो, और बताओ x1 ग्रेटर देन x2। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर है? तो पहली कंडीशन x1 ग्रेटर देन x2, सेकंड कंडीशन x1 लेस देन x2। अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ये बहुत बार यूज हुआ है बहुत क्वेश्चन में, तो ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कर्व इंक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है तो x1 भी x2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। डिक्रीज करने पे उल्टा हो जाएगा, x बढ़ने पे y घटेगा, तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, क्या आ जाएगा, अगर लेस देन है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में, है ना। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ गया, ठीक है। और जहां पे भी कर्व टर्न करता है, वहां पे अगर मैं टेंजेंट का स्लोप देखूंगा तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो वहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जहां पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो आ रहा है, मतलब dy बाई dx जीरो आ रहा है, तो या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या फिर हो सकता है कुछ भी ना हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है? तो जनरली अगर dy बाई dx जीरो है तो या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, और उसके पहले कर्व इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये आपको तरीके पता ही है। अगर इंक्रीजिंग की इंटरवल पूछा है, डिफरेंशिएट करोगे, फैक्टराइज करोगे, डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करके अगर इंक्रीजिंग पूछा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे इंक्रीजिंग है, ठीक है। सेम वे में इसी तरह के बहुत क्वेश्चन आए हैं, बस कर्व को चेंज करते रहेंगे, वो तरीके बस वही रहेगा। डिफरेंशिएट करो, ग्रेटर देन जीरो करो, लेस देन जीरो करो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, हल्का सा अच्छा है। यहाँ पे क्या दिया है, एफ डैश एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो बोला ये कहां पे डिक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो कैसे करेंगे। डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन, डिक्रीजिंग की कंडीशन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है ना, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब इंटरवल मुझे ये दी हुई है, तो अब ये वैल्यू लेस देन जीरो पूछी है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए ये पूछा है, तो कैसे करूं, कैसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे मॉड एक तो मॉड कहां पे डिफाइन होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो बहुत सी जगह डिफाइन हो जाता है, मतलब बेसिकली उस पर भी डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन जीरो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू डेवलप करनी है। सर ऑप्शन से कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन से तो कर ही सकते हो, मतलब ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दे दिया, लेकिन कभी कभी मान लो इंटीजर टाइप में उसको बनाना रहा हो तो ऐसा बोलेगा भाई p बाई 2 से q फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, या फिर p से q दे देगा, पूछेगा p एंड q की वैल्यू बताओ। तो ऑप्शन से जा सकते हो एक एक करके, वेरी गुड। ऑप्शन बहुत अच्छा तरीका कि 1 माइनस 1/2 से जीरो में चेक कर लो, 1/2 से इसमें चेक कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है। या फिर दूसरा तरीका 1 से लेस देन होगा ऑलवेज। अच्छा 1 से कम होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, है ना। कैसे करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। सही है, ये सही है कि नहीं है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मुझे आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब एक एक करके इंटरवल चेक कर लेते हैं। अब मॉड एक्स है तो मॉड एक्स मुझे पता है, मॉड ऑफ एक्स पे अगर एक्स पे मॉड लगा मतलब जीरो पे ब्रेक होगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो इंटीजर पे ब्रेक होगा। अब ऑप्शन में माइनस 1/2 भी दिया हुआ है तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ आएगा, माइनस 1/2 यहाँ आएगा। मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कहां पे आएगा ये देखना है, सॉरी। तो बताओ मुझे, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा हुई तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा,
दोनों एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और 1 से ज्यादा मतलब मान लो 1 से लेके 2 के बीच में ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो 1 तो 0 से छोटा नहीं है ना, तो क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं, आया ना? आ रही बात समझ में? जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1 का, वो 0 से तो छोटा नहीं होगा। 1/2 से 1 की बात करें अगर, तो अगेन मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, दोनों दोनों एक्स कैंसिल, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग अगेन इज नॉट लेस देन 0, तो ये भी कैंसिल। 0 से 1/2 में भी सेम बात, दोनों मॉड पॉजिटिव, ये मॉड पॉजिटिव होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, सॉरी 0 आएगा, है ना? अच्छा 0 आएगा तो यहाँ पे कर सकता है ना, यहाँ पे कर सकते हैं 0। अच्छा लेस देन है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी, लेस देन में इक्वेलिटी नहीं दे रहा ना यहाँ पे। हाँ क्या बोला? इक्वेलिटी नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वगैरह कुछ बोला नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आप या तो इक्वेलिटी, ऑप्शन में इक्वेलिटी नहीं है तो आप चाहो तो बिना उसके भी कर सकते हो। तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अगर एक्स की वैल्यू -1/2 से 0 के बीच में हुई, एक्स नेगेटिव, तो मॉड भी कैसा ओपन होगा? नेगेटिव। और मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? -1, है ना? लेस देन 0, तो यहाँ से कंडीशन कितनी आ जाएगी? चेक करो, x ग्रेटर देन -1/2, और यहाँ पे भी क्या आ रहा था? ग्रेटर देन माइनस, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई कर जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा तो वही है, ऑप्शन से जाओगे, दूसरा आप एक एक करके ब्रेक करते करते देखते जाओ, ठीक है? कर लेना सॉल्व, ये और भी क्वेश्चन है। ये बता दो एक बार, सेट S of non-empty containing all the values of f for which the function is monotonic। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, बार बार बहुत बार यूज हुआ है। मोनोटोनिक मतलब, जल्दी बोलो, मोनोटोनिक मतलब either decreasing या increasing। हाँ, तो एफ डैश ऑफ एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। अब देखो यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। 3 आगे आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, 4a - 7 into x² प्लस ट्वाइस ऑफ a - 3 into x प्लस 1। अब ये आपका डिफरेंशिएशन है। अब मोनोटोनिक के मतलब या तो ये डिफरेंशिएशन पूरा के पूरा पॉजिटिव हो या फिर ये डिफरेंशिएशन पूरा के पूरा नेगेटिव हो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जल्दी बताओ। बहुत बार बताया मैंने, डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये आ रही है, या तो ये पूरा पॉजिटिव है तो पूरा नेगेटिव। इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? आप ए में कंडीशन डेवलप करनी है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा बताओ, याद करो क्या बताया था कि ये वैल्यू या तो पूरी पॉजिटिव हो या तो पूरी नेगेटिव हो। इसके लिए क्या कंडीशन आएगी? इसे बहुत से क्वेश्चन किए बच्चों ने, थोड़ा सा याद करके बताओ कि ये वैल्यू ये क्वाड्रेटिक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव के लिए कॉमन कंडीशन क्या थी? तो d लेस देन 0। हाँ वेरी गुड, d लेस देन 0। याद आ रहा है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस b, ये याद रखो, ये भूलना नहीं किसी को भी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई भी क्वाड्रेटिक अगर है, या तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो, तो कंप्लीटली पॉजिटिव की कंडीशन क्या आई थी? ये कंप्लीटली पॉजिटिव कब होगी बताओ? सर a greater than 0, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, है ना? क्योंकि इसका ग्राफ फिर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक कंप्लीटली लेस देन 0 हो, मतलब पूरी की पूरी नेगेटिव, मतलब पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आए। नेगेटिव आए मतलब ग्राफ ऐसा नीचे आना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? a लेस देन 0 और d तो इसका भी अभी क्या है? लेस देन 0 ही है ना? बोलो। और मुझे क्या चाहिए? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही केस में मेरा d तो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 ही होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का आप क्या करोगे? d शुड बी लेस देन 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए जो कोएफिशिएंट है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो एक और कंडीशन बेसिक क्या होना चाहिए? a - 7 शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो मेरे को मोनोटोनिक बोला, अगर इंक्रीजिंग बोला होता तो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करता, डिक्रीजिंग बोला होता तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करता। मोनोटोनिक बोला है मतलब दोनों में अप्लाई कर सकते हो, तो सिर्फ कंडीशन क्या अप्लाई करूंगा? d लेस देन 0। क्लियर है? इससे मेरा आंसर आ रही बात समझ में? अरे d मतलब b² - 4ac लेस देन 0, है ना? यस yes sir। ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है, ये बहुत बार आता है, क्वाड्रेटिक का ये कांसेप्ट बहुत बार यूज होता है बहुत क्वेश्चन में, तो ये दिमाग में रखना ग्राफ। चलो ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ k फॉर वी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये इंटरवल से इस क्वेश्चन को रिलेट करके k की वैल्यू निकालना, लॉजिकली निकलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना एक बार। ये भी आसान है, इंटरवल में डिफरेंशिएट कर देना, कुछ भी नहीं है। ये एक बार देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना हायर डिग्री वाले,
तो आपको देखो हायर डिग्री सिखाई नहीं गई, हायर डिग्री आपको आती नहीं 12th तक। अगर फिर भी हायर डिग्री दी हुई है मतलब कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा होगा किसी चैप्टर, तो आपको घबराना नहीं है और आराम से इसको शांति से सोच समझ के सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं बेसिक लॉजिक ही लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है हायर डिग्री आपको सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी अगर हायर डिग्री पूछ के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन उसने आउट ऑफ इंजीनियरिंग निकाल दिया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेसिक ही होगा। आप लॉजिक लगाओ। कर आपको जो दिया है उस कर के बारे में आप क्या बोल सकते हो? इस कर को ड्रॉ करके बताओ, प्रिडिक्ट करो ड्राइंग इसकी। इस कर को प्लॉट करो, ये कर एक्स एक्सिस को जहां जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार आप इस कर को ड्रॉ करो, ये कर किस तरह से बनेगा और कितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक बार ट्राई कर लो, या फिर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। और आपके पास कंसेप्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। मैं एक मिनट चार्जर कनेक्ट कर पानी पी के आ रहा हूं, आप करो ट्राई इसको। हाँ बच्चों, आंसर आया क्या? हेलो, सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। अच्छा, हरिओम का 1 आया। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर कुछ आया है? नहीं आया? रोहित, समृद्धि, वरुण, एनीवन? अंकुश, पूजा, वरुण, रोहित का 1 आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं। अच्छा, कर मुझे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू x⁻7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। मतलब कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, कोई ना तरीका सिखाया गया है। ऐसे 7 वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो मुझे पता ही नहीं, इसके रूट्स भी निकाल नहीं सकता, है ना, इसके रूट्स निकालना भी नहीं आता मुझे, तो कर कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके देखा, कि डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, क्या शायद कर का नेचर पता चल जाए। तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा? है ना, कितना आ जाएगा? ये आ रहा है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो डिफरेंशिएशन में? जल्दी बताओ, क्या ऑब्जर्वेशन है? Always वेरी गुड, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पावर सारी इवन है और सब प्लस प्लस है, मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना? बोलो बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग है। अगर कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
चाहे आप कहाँ पे भी बनाओ, मान लो ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर सिर्फ बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी भी मुड़ेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि अगर एक बार भी मुड़ गया तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो जाएगा, तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी बार कटेगा, एक ही बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा, तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, ये किया था, है ना। यस सर। देखो अब यहाँ पे इसलिए कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराने का नहीं, सॉल्व करने का उसको। चलो ओके, अब क्या भी है ये कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट में कैसे दिमाग लगाएंगे, कंपोजिट में क्या कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा मुझे बताओ, एक है ना लॉजिक खुद से डेवलप करते हैं, नी भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने तो खुद से एक बार लॉजिक डेवलप करते हैं। जैसे मान लो दो फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स, है ना। पहले मान लेते हैं, मान लो एफ एक्स इंक्रीजिंग है और जी एक्स भी इंक्रीजिंग है। देखो खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप करने का फायदा क्या है ना, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो एफ एक्स भी इंक्रीजिंग है, जी एक्स भी मान लो मैंने इंक्रीजिंग मान लिया। अब मुझे आपको ये बताना है जो एफ ऑफ फॉग होगा वो कैसा होगा, क्या बता सकते हैं क्या, या फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और गॉफ पूछा तो गॉफ कैसा होगा, क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बताओ। अगर दोनों इंक्रीजिंग है, हाँ तो लॉजिक देखो, लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे ये पहले ये सोचते हैं। फॉग मतलब अगर मान लो किसी एक को पकड़ लेता हूँ, फॉग एफ ऑफ जी एक्स, तो अब ये फॉग इंक्रीजिंग कब होगा, अगर एक्स बढ़ेगा तो फॉग को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, और एक्स बढ़ने पे फॉग अगर घटेगा तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, है ना। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मान लो अगर एक्स बढ़ा, तो एक्स अगर बढ़ेगा तो जी एक्स क्या होगा, बढ़ेगा, अरे बोलो। यस सर। क्योंकि जी एक्स इंक्रीजिंग है तो जी एक्स भी बढ़ेगा। और जी एक्स अगर अब एफ के अंदर वाला जो इनपुट है अगर वो चीज बढ़ रही है, एफ के अंदर जो इनपुट है वो बढ़ रहा है, तो एफ भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब एक्स बढ़ने पे फॉग बढ़ रहा है, मतलब हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब बात समझ आ गई। ट्विस्ट कब आएगा, जब एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग हो जाए। चलो अब मुझे बताओ, अगर मान लो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जी एक्स डिक्रीजिंग है, तो फॉग क्या होगा। बोलो, किसी ने चैट बॉक्स सर में लिखा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा, ठीक है सर देख ले, डिक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो लॉजिक चेक कर लेते हैं, एक्स बढ़ने पे जी एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो जी एक्स क्या होगा, घटेगा, है ना, बोलो। Yes. जी एक्स अगर घटेगा, अब एफ के अंदर जो फंक्शन है वो घट रहा है, और एफ अगर इंक्रीजिंग है, तो अगर एफ के अंदर जो फंक्शन है वो घट रहा है तो एफ भी क्या होगा, घटेगा। Yes. तो मतलब एक्स बढ़ने पे फॉग घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। जो आसान है कि नहीं है, क्या इसके लिए मुझे याद करने की जरूरत है क्या, लॉजिकली मैं खुद से डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ कि यस नहीं। सर। हाँ यस चलो सर। अब इस क्वेश्चन को करो। पहले तो देखो कौन क्या है, दो फंक्शन कौन सा है, महाराज जी। अच्छा दो फंक्शन कौन से कंसीडर करोगे, फिर कैसे करूँ इसको सॉल्व। एक टेन इनवर्स ले लें, और दूसरा ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटरवल अलग अलग दी हुई है, अलग अलग इंटरवल में लॉजिक लगाना है, और पूछा क्या क्या है, एच के अंदर जी रख रहे हैं ना अपन, सॉरी एच के अंदर क्या रख रहे हैं, जी। अरे यार क्या हो गया, पेन चलना, एच के अंदर रखना है जी। बोला है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां पे होगा, अच्छा इंक्रीजिंग कब होगा, जब एक्स बढ़ने पे जी भी बढ़े और एच भी बढ़े, है ना, ये सुनो, तभी इंक्रीजिंग होगा क्या, होगा क्या, बोलो बच्चों, ये समझ में आता है। यस सर। ठीक है,
मतलब एच ऑफ जी एक्स इंक्रीजिंग कब बढ़ेगा, जब इनपुट मेरा इंक्रीजिंग हो, फाइनली मेरा ये आउटपुट भी पूरा की पूरा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, आउटपुट भी पूरा की पूरा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। वो तभी होगा जब ये चीज होगी। अच्छा अब देख लेते हैं। तो टेन इनवर्स और दूसरा क्या है जी मेरा साइन प्लस कॉस। तो कैसे लॉजिक लगाएं, साइन प्लस कॉस को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दे पहले, ताकि थोड़ा चीजें आसान दिखे। कैसे कन्वर्ट करोगे सिंगल फंक्शन में इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताओ। अरे बोलो, साइन प्लस कॉस को सिंगल फंक्शन में कैसे करें, पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। सर 1 नहीं बाय आता, रूट 2 से डिवाइड हाँ मल्टीप्लाई। बस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन अरे साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रूट 2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 है ना। तो इसका अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना अगर आपको है, साइन एक्स का ग्राफ तो मुझे पता ही है कैसा होता है। तो अगर एक्स प्लस पाई बाय 4 कर दूंगा तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 पे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, जो ग्राफ पहले ऐसा था। ये ग्राफ जो पहले ऐसा था उसको पाई बाय एक्स प्लस पाई बाय 4 कर, पाई बाय 4 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जो चीज पहले पाई बाय 2 पे आ रही थी वो पाई बाय 4 पे आएगी, और जो चीज पहले 0 पे आ रही थी वो पाई बाय 4 पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो बना रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं बनाने की। तो आपका पीक पॉइंट आ जाएगा वो पाई बाय 4 पे आएगा इस पर, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पाई बाय 4 पे क्या आ जाएगा, पीक पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट भी पाई बाय 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जो देख लेना जो भी है। तो अब पूछा कहाँ पे, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, से माइनस पाई बाय 4 यहीं पे कहीं आएगा। तो उसमें देख लेना क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ग्राफ या इंक्रीज कर रहा है। एक्स के बढ़ने पे वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस इंटरवल में, फर्स्ट वाले इंटरवल में देखोगे तो ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो एक्स के बढ़ने पे वाई भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मुझे चेक करना है इस इंटरवल में एच एक्स इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो टेन इनवर्स का भी ग्राफ पता है आपको, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में याद है, ऐसा कुछ होता था, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 में इसका भी ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये पहली वाली जो इंटरवल है इसमें एक्स तो इंक्रीज कर ही रहा है, इसके साथ साथ एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, आया ना। आ रही Yes, बात sir. समझ में, ठीक है। और लॉजिक लगा लेना आप, ठीक है, देख लेना इन्होंने कैसे किया। ये बता दिया इन्होंने, लेकिन आपको पता ही है कैसे करना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके देख लेना कौन इंक्रीज करेगा कब कौन डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया होता जेईई में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे देखो लॉजिक लगा लो, लगाना हो तो एक बार देख लो चलो इसको, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया यहाँ पे, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन दे दिए, एफ एक्स एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स भी एक और फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनइक्वेलिटी दी है कंपोजिट फंक्शन में, एफ ऑफ जी एक्स में यहाँ पे x1 है मान लो, यहाँ पे x2 है, मैं इनइक्वेलिटी दी है। तो सबसे पहले मुझे इस x1 और x2 में रिलेशन डेवलप करना है, तभी जाके मैं इस अल्फा को सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। इस अल्फा को मुझे निकालना है, तो x1 x2 में रिलेशन डेवलप करना है। तो क्या पता करना पड़ेगा बोलो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या, ये ग्रेटर होगा कि लेस होगा, इसी कैसे पता चलेगा। ये डिपेंड करेगा किस पे, फॉग पे, है ना। अगर फॉग इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। और फॉग अगर डिक्रीज है इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले पता कर लेते हैं, अगर एफ एक्स और जी एक्स मुझे दिया हुआ है तो फॉग कैसा होगा, फॉग फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स से मुझे ये पता करना है कि फॉग इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ एक्स देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स के बारे में बता सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स कर लेते हैं, एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स है। और जी डैश एक्स करोगे तो आएगा जी डैश एक्स, यहाँ पे आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कॉमन,
e raised to power minus x plus twice of e raised to power x. तो क्लियरली g डैश x तो नेगेटिव है ना? g डैश x क्या है? नेगेटिव. तो g डैश x के बारे में आप क्या बोल, gx के बारे में क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बोलो. डिक्रीज. देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में वापिस से. अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन बनाना तो इस कंसेप्ट पे बना सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लो. जी डैश निकाला, जी डैश कैसा निकला? डिक्रीजिंग है ना? अब एफ एक्स की बारी. एफ में ये सब दिया हुआ है. अब यहाँ पे मुझे लॉजिक डेवलप करना है. एक्स के बारे में क्या बोला? ऑल रियल नंबर. यहाँ पे अगर देखो देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना? तो जो न्यूमरेटर होगा उसके बारे में क्या बोल सकते हैं अपन? कुछ और कंडीशन की मैंने क्या? अच्छा हाँ, एक और चीज देखो. लेकिन यहाँ पे तो आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. लॉग के अंदर इनपुट है तो डोमेन तो इसकी क्या होगी? ऑल रियल नंबर. कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या एफ के बारे में आप बता सकते हो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? बताओ. लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा. अगेन देखो, अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है. अगर एक्स पॉजिटिव है तो सब क्वांटिटी किसी होगी? पॉजिटिव होगी. अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. और एक्स अगर नेगेटिव है, अब नेगेटिव में भी दो तीन चीजें देख लेना. नेगेटिव करके देखना, उसमें भी एक बार देखना जीरो और -1 के बीच में क्या होल्ड कर रहा है और -1 से कम में क्या होल्ड कर रहा है. अब यहाँ पे देखो नंबर कैसा है? e रेज़ टू पावर 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x, मतलब e रेज़ टू पावर -x है. तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर है और एक्सपोनेंशियल नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना? तो अगर x की वैल्यू -1 से बहुत कम होगी ना, जैसी वैल्यू कम होती जाएगी ये वैल्यू बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, मतलब इससे कहीं गुना ज्यादा होगी. क्या इस बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव नंबर इस नेगेटिव नंबर से कहीं गुना क्या होगा? ज्यादा. और हम नेगेटिव भी रख के देखोगे तो भी ये वैल्यू क्या आ रही होगी? पॉजिटिव इस इंटरवल में. तो यहाँ पे ओवरऑल ये वैल्यू ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है. ये आपको लॉजिकली ही डेवलप करना पड़ेगा. तो मतलब यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है. तो आप नेगेटिव भी रखोगे तो नंबर नेगेटिव तो आ सकता है, लेकिन नेगेटिव भी वो छोटा नंबर आएगा क्योंकि नीचे नंबर क्या है? ज्यादा, ऊपर नंबर क्या है? कम. तो ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा. और यहाँ पे नंबर क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल, जो इससे कहीं गुना क्या होगा? ज्यादा होगा. क्या बात समझ में आ रही है? बताओ, बोलो. समझ में आई कि नहीं आई? मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जी एक्स डिक्रीजिंग है, तो फॉग कैसा होगा? अगर एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग तो फॉग भी डिक्रीजिंग होगा, है ना? एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है तो फॉग भी कैसा आएगा? डिक्रीजिंग. अभी हमने देखा था अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस केस में इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज. तो जो ग्रेटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेस. अब देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर लिए. एक तो कंपोजिट का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है? चेंज. अब जैसे यहाँ पे आप चेंज करोगे, देखो अंदर फंक्शन में क्या पड़ा हुआ था? अल्फा -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज लेस देन अल्फा -5/3. यहां से अल्फा के बारे में निकाल सकते हैं. क्या बात समझ में आ गई? बोलो, आ रही कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान रखना. कंपैरिजन यूजिंग कैलकुलस, ये बेसिक चीजें कर लेना. अब लास्ट है मैक्सिमम मिनिमम. शॉर्ट में बता रहा हूँ, फटाफट देख लो, फिर इसके इलस्ट्रेशन आप खुद से एक बार कर लेना. मैं कंसेप्ट बता देता हूँ जल्दी से. लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा? कोई भी कर्व है तो किसी भी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जहां पे भी आता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है. पहली चीज, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो. तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, तरीका क्या रहेगा? मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो. स्टेप 1 क्या करो? डिफरेंशिएट करो. स्टेप 2, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो या मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो. जीरो से इक्वेट करने के बाद फैक्टर्स बनाओ. क्या करो? मेक फैक्टर्स. ऊपर नीचे जहां जहां भी बन सकते हैं वहां पे फैक्टर बनाओ. ठीक है. अब इसका साइन, इसके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो. क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे भी डिफरेंशिएशन क्या हो? जीरो हो या फिर नेगेटिव हो. तो इनके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दिया. इनके क्रिटिकल पॉइंट को क्या कर दिया आपने? प्लॉट कर दिया. क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करने के बाद इस पूरे का साइन कन्वेंशन देखो कि जो पूरा यहाँ पे आ रहा है ये क्वांटिटी, ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, इसका आपको क्या देखना है? साइन देखना है. इसको आपको क्या देखना है? साइन. कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा. एक सेकंड.
चलो ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो क्वांटिटी है ये कहाँ पे पॉजिटिव हो कहाँ पे नेगेटिव हो, इसका साइन देख लो। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो आपको अब ये पता चल जाएगा जहां जहां भी पॉजिटिव हो रही है वहां पे फंक्शन कैसा करेगा, इंक्रीज। जहां पे भी नेगेटिव हो रही है वहां पे फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज से इंक्रीज अगर मतलब अगर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा की मिनिमा। बताओ एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा, बोलो। मिनिमा आएगा, मिनिमा आएगा, है ना। एक तरीका ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए दो टेस्ट होते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कि एफ डैश एक्स का साइन जो एफ डैश एक्स है, एक सेकंड क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये अटक गया। पेन टेप को क्या हो गया, एक सेकंड रुको ना, वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बच्चों थोड़ा सा अटक गया एक्चुअली, हाँ पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो एक मैं वापस ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको जल्दी से ट्राई करके बताता हूँ। ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। पीपीटी में ठीक है, काम करते हैं। देखो अब मैक्सिमम मिनिमम बाकी है तो मैं आपको बस हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, सुन लो तो ध्यान से। एक तो पहली चीज मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो मिनिमा। तो पहला तरीका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करने के बाद उनके साइन पुट अप कर दो, तो प्लस से माइनस जाएगा तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस जाएगा तो मिनिमा, पहला तरीका। दूसरा तरीका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आप क्या कर लो, उस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। जैसे मान लो जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स तो जीरो होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स तो क्या होगा, जीरो। अगर वहां पे उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मतलब उस पॉइंट पे मिनिमा होगा, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। ये दो तरीके मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा में एक चीज और पूछी जाती है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, किसी इंटरवल ए से बी में। तो किसी भी फंक्शन की सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ सकती है, या तो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी या तो उसके एंड पॉइंट पे आएगी। तो कभी भी अगर आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालना हो तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पता करो। मान लो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं सी और डी, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सी और डी। तो फंक्शन की वैल्यू एक तो सी पे निकालो, फंक्शन की वैल्यू डी पे निकालो। और मान लो आपका एंड पॉइंट है ए और बी, तो फिर आप फंक्शन की वैल्यू ए पे भी निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू बी पे भी निकालोगे। तो आपने क्या करा, फंक्शन की वैल्यू चार जगह निकाली, ए पे, बी पे मतलब एंड पॉइंट पे, दूसरा सी और डी पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे। अब इन चारों वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी होगी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी होगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो ये ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, ये बहुत आसान है, छोटे छोटे एग्जांपल हमने जेईई मेंस में बहुत सारे किए हुए हैं। इसके अलावा जो मेन आता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैंने आपको ये भी सिखा रखा, जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाए थे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तीन स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कभी भी गलती नहीं होगी। ये तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहले उस फंक्शन के बारे में लिखो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है। उस फंक्शन के बारे में लिखो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, आपको एक क्वेश्चन देंगे, एक एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को लिए बोलेंगे, तो उस एक्सप्रेशन को आप लिखना। उस एक्सप्रेशन सपोज वो वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस एरिया भी हो सकता है, कोई ना कोई इक्वेशन भी दे सकते हैं आपको।
तो एक्सप्रेशन आप लिखोगे जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब जनरली होता क्या है, उस एक्सप्रेशन में हमेशा 2 अननोन आते हैं। कितने अननोन आएंगे? 2। अगर मान लो 2 अननोन है तो आपको कोई ना कोई गिवन एक कंडीशन और निकालनी पड़ेगी, उन दोनों अननोन में एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। वो रिलेशन जनरली क्वेश्चन में या तो दिया होता है, नहीं दिया होगा तो आपको ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी कोन दे देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइट और रेडियस में रिलेशन डेवलप करोगे। स्फीयर के अंदर कोन पकड़ा दिया तो स्फीयर की रेडियस, हाइट और कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस, इसमें रिलेशन डेवलप करोगे। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में एक्सप्रेशन लिख लेना जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। स्टेप 1, एक्सप्रेशन लिख लिया आपने जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। वो एक्सप्रेशन हमेशा 2 वेरिएबल में रहेगा। कितने वेरिएबल रहेगा? 2 वेरिएबल। अब उस 2 वेरिएबल को आपको कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में। जो भी गिवन कंडीशन होगी उससे आपको सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। मतलब पूरे को या तो रेडियस में कन्वर्ट कर दो या तो पूरे को हाइट में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम वहीं पे आएगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो अगर पूरा हाइट में कन्वर्ट हो गया तो हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, वहां से हाइट आ जाएगी। पूरा रेडियस में कन्वर्ट हुआ है तो रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, वहां से रेडियस आ जाएगी। हाइट पता है, रेडियस पता है, फिर जो भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा वो आ जाएगा। तो जितने भी जनरल क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे प्रॉपर्ली डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद देख लेना कि एक्सप्रेशन किस तरह से क्रिएट हो रहा है और उस जो वेरिएबल है उसमें एक रिलेशन कैसे डेवलप हो रहा है। ये 2 चीज आपने कर ली और तीसरी डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम यही चीज है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कभी कभी क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। कब फेल होता है? कि मान लो आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमा आ रहा होगा, नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा आ रहा होगा। डबल डेरिवेटिव, अगर मान लो उस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा। और कभी कभी क्या होता है डबल डेरिवेटिव भी 0 आता है। तो अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 है, उस पॉइंट पे सेकंड डिफरेंशिएशन भी 0 है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा होगा। मतलब वहां पे कर्व की कॉन्केविटी क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। कर्व की कॉन्केविटी क्या हो रही होगी? चेंज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है y = x³। आप अगर देखोगे ओरिजिन के पहले कर्व कॉन्केव डाउन होता है, ओरिजिन के बाद कॉन्केव अप हो जाता है। और डबल डेरिवेटिव का जो साइन है वो कॉन्केविटी भी बताता है। ये कर्व की प्लॉटिंग में बहुत काम आता है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन। ये 2 चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। कॉन्केव अप मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉन्केव डाउन मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। इसमें आपको कर्व की प्लॉटिंग में भी काम आएगा। अच्छा, इतना चीजें मैंने बताया, आपके समझ में आई? क्या क्या बोला मैंने? बोलो, बिना स्क्रीन के पढ़ा दिया मैंने। सब कुछ क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सब अपने पढ़ा हुआ, ये कंसेप्ट आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है। आपको बस क्या करना है, अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, 2 घंटे होने वाले हैं। इस पीडीएफ को ग्रुप में भेज दूंगा। एक बार क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लेना, फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लेना, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, और क्या था अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो चुका है। अगली जो क्लास होगी उसमें पूरा मैं कोशिश करूंगा इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ के मत जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जिसके कंसेप्ट बहुत इजी होते हैं, मतलब थोड़े ही कंसेप्ट है। या तो एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल से आ जाएगा, या वेरिएबल सेपरेबल से आ जाएगा, या होमोजीनियस से आ जाएगा, या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा कंसेप्ट होते नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको कल कराऊंगा। तो अपन को ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें भी खासकर इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट और डिफरेंशियल कैलकुलस इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम खींच के आएंगे। लेकिन दोनों में ही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता तो दोनों के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इनडेफिनेट के सारे फॉर्मूला अब तक रटे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी उसको एक बार रिवाइज करके आ जाना। इनडेफिनेट में क्या क्या फॉर्मूला, कैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, वो एक रिकैप करके, क्या क्या मेथड होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, वो आप रिकैप करके आ जाना। कल की क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको दोनों चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइम बचा तो एरिया अंडर कर्व के कुछ क्वेश्चन, और डेफिनेट के कुछ, इनडेफिनेट कुछ अच्छे क्वेश्चन। हेलो, नेटवर्क है क्या? हेलो, आवाज है? नेटवर्क चल गया। अब आवाज है? कैशियो फिजिक्स की पीवाई तो होंगे यार, अब मैं अच्छा एक वीक का। मैं, अच्छा आप मुझे बताओ
केमिस्ट्री फिजिक्स वाले से मैं बात कर लूंगा सैटरडे संडे। मंडे से लेके अब ज्यादा से ज्यादा आप क्लास 3 दिन और डालेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद आप रेस्ट करना। तो आपको मैं फॉर्मूला रिवीजन करवाऊं कि क्या करवाना, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ करवाना है? किसी और टीचर से, एक और सेट ऑफ टीचर है उनसे मैं बात करूं अगर एक्स्ट्रा में, जो आपको अलग से जो आप कर रहे हो रेगुलर टीचर तो अलग है, वो तो रेगुलर क्लास की चलती रहेगी जब तक चल रही है। कोई अलग से एक और सेट ऑफ टीचर है अवंती में, उनसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बात करूं तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज में हेल्प चाहिए तो बताओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास लगवा सकता हूँ अगर जरूरत है तो। अदरवाइज अगर जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ रहे हो तो भी बता देना। ठीक है, चलो ओके, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।